हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 30 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज टोक्यो विजिट पीएम मोदी अनाउंस्ड ए टारगेट ऑफ हाउ मच जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो कितना जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर में। तो मोदी जी अभी टोक्यो विजिट करके आए हैं, ठीक है। हर न्यूज़पेपर में आपने खबर पढ़ी होगी। तो लगभग 10 ट्रिलियन येन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। और येन क्या है, वहाँ की करेंसी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे युआन कहाँ की है, चाइना की। रूबल कहाँ की है, रशिया की। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन, ये भी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो हमने किसके साथ मिलकर किया था, फ्रांस के साथ, याद रखना, ठीक है। और ये कब हुआ था, 2015 में। और इसका जो थीम रखा गया था, सन नेवर सेट्स, यानी कि जो सन है वो कभी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, ठीक है। ये उसकी थीम रखी जाती है। तो किसके साथ हुआ था, फ्रांस के साथ। कहाँ हेडक्वार्टर बनाया गया था, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उस समय यही सबसे अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स था। Which of the following is the name of the annual bilateral military exercise between India and Japan? इंडिया और जापान के बीच में कौन सी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो याद रखना, धर्म गार्जियन। अगर मैं कहता वीर गार्जियन तो वो किसकी है, तो सेम कंट्रीज की है, लेकिन वो आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। हमें हर कंट्री के साथ हमारी जो मेजर कंट्रीज हैं मिलिट्री एक्सरसाइज भी पता होने चाहिए। What was the India's GDP growth rate in the April-June quarter of 2025-2026? तो ये हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी कि हमारी जो GDP है वो कितनी रही इस बार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पैसा जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट और प्लस हम किससे, सर्विसेज से कमाते हैं इन पर्टिकुलर रीजन इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, GDP। और इसे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर किया जाता है। तो इस बार कितनी रही, 7.8%। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट बेस ईयर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी। से चेंज करने की बात हो रही है, ये आज ही हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। तो अभी कौन सा है, तो 2011-12 बेस ईयर माना जाता है। बेस ईयर वो होता है जिस ईयर से हम कंपेयर करते हैं कि उस समय इतने थे, इतना भी इतने पहुंच चुके, ठीक है। और हम उसे चेंज करने वाले, क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने कहा कि हमने स्टार्टिंग 0 से की होती, ठीक है। तो हम कंपेरिजन बाद से करेंगे। Which organization is responsible for calculation and release of GDP data? कौन GDP डाटा को कैलकुलेट करता है और डाटा रिलीज करता है? तो सिंपल याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीति आयोग थिंक टैंक होता है इंडिया का। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, सॉरी, आपका जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को माइनस करते रहते हैं, ठीक है। उसे रियल जीडीपी कह देते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट। तो याद रखना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, कब आया था, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। Which of the following is not covered under GST? तो GST में क्या नहीं आता, तो GST के बारे में हमने पढ़ा था। 0% की स्लैब थी, ठीक है, 5%, 12%, 28%, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो अभी बेसिकली क्या किया जा रहा था, हमारे यहाँ पर 18% और इनको क्या किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है इसके अंदर, ये सब हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा नहीं है। और एक इसके अंदर 40% सिन प्रोडक्ट को ऐड किया जा रहा है, ये भी हम पढ़ चुके, उस पर सेस की बात हो रही थी। तो कौन नहीं है इसमें, तो पेट्रोलियम उसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सरचार्ज इन इंडिया इज लेवाइड ऑन। सरचार्ज किसके ऊपर होता है, तो याद रखना, जो सरचार्ज है बेसिकली वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लगता है, ठीक है। और जो सेस होता है वो एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे सरकार ले लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the maximum number of judges including the Chief Justice of India? जो कि आज के दिन कौन है, BR गवई। तो कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर काउंट कर लें तो उसको मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जज होते हैं। तो याद रखना, आज के दिन है 34 और वो फुल स्ट्रेंथ हो चुकी है। ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी। सी इज द राइट आंसर।
The concept of collegium system in judicial appointment was established through which case? क्या होता है collegium, ये भी पढ़ा था, है ना। काउंसिल ऑफ जजेस जो जजेस को क्या करती है, रिक्रूट करती है, सीजीआई के लिए रिकमेंडेशन वगैरह देती है, उसे कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। बीच में इसे एनजेक से रिप्लेस करने की बात हुई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2015 में, ठीक है। तो किस केस से जो एनजेक इंट्रोड्यूस हुआ था, तो याद रखना सेकंड जजेस केस 1993 से, और 1+2 की स्ट्रक्चर बना दी गई थी। फिर आगे चल के थर्ड जजेस केस में 1+4 की स्ट्रक्चर बना दी गई, और उसके बाद में फोर्थ जजेस केस में इसको कैंसिल ही कर दिया जाता है, ये भी आप जानते हो, किसको, एनजेक को। The third judges case 1998 expanded the collegium system to how many judges? तो याद रखना 5 जजेस उसमें कह दिए थे, 1+4 एक सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस उसमें होते थे। आज भी कॉलेजियम ही चल रहा है क्योंकि एनजेक हटाया जा चुका है, आप जानते हैं। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ, कब तक होल्ड करता है, तो 65 ईयर ऑफ द एज, 65 साल तक वो उसको होल्ड करता है। हाई कोर्ट होता तो 62 ईयर एज हो जाती। The procedure of impeachment of a Supreme Court judge is mentioned under which article of the Constitution? तो as you know, procedure for the impeachment of Supreme Court judge and High Court judge same, बिल्कुल सेम है। उसका आर्टिकल 124 का 4 और उसका होता है आर्टिकल 217। प्रूवन मिसबिहेव, प्रूवन इनकैपेसिटी, और उसके बाद 100 मेंबर लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के एग्री कर जाते हैं तो 3 मेंबर की काउंसिल बनती है, फिर प्रेसिडेंट के सामने रिपोर्ट जाती है, फिर अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो उसको पोस्ट से हटा देते हैं। अभी जस्टिस शर्मा का चल रहा है। द स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान कब स्टार्ट हुआ था, तो 2014, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वन लाइनर में याद रखना। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है उसकी करेंसी, येन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हर देश की करेंसी याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ जिसके साथ ट्रेड हो रहे हैं, जिसके साथ रिलेशंस बन रहे हैं, जो अभी हमारे न्यूज़ में बने रहते हैं, एटलीस्ट वो पता होने चाहिए, क्योंकि इतने कंट्रीज की इतनी करेंसी याद नहीं होती, ये सबको पता है, ठीक है। What reduction target did Japan set in its updated NDC for greenhouse gas emissions by 2030? तो ये भी हमने पढ़ा था, 2030 तक वो 46% क्या हो जाएगा, रिडक्शन कम कर देगा, मतलब रिड्यूस कर लेगा कार्बन एमिशन को, और 2050 तक जापान जो है वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा, ये उसका प्लान है। और वही प्लान, वही जो इंडस्ट्रीज प्लान है वो हम भारत में लाना चाहते हैं, उसी के ऊपर हमने वो डिस्कस किया था आर्टिकल। Which of the following is considered the father of artificial intelligence? किसे कहते हैं एआई का फादर? तो एआई सबसे पहले 1956 में आया था, लाया कौन था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन मैकार्थी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एआई। फिर उसी एआई को चैट जीपीटी, है ना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर में किसने बदला, सैम ऑल्टमैन ने, कब, 2022 में, और आजकल चैट जीपीटी 4 चल रहा है। The International Solar Alliance was jointly launched by India and which country? तो इंडिया और कौन लाए थे, फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर जब 2023 में G20 हुई भारत में, पहली बार G20 की मीटिंग हुई, तो हमने वहां पर इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये जमाना है बायोफ्यूल्स का, ठीक है, तो हम बायोफ्यूल्स पे चले गए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।